आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें हम लोग आज अपने इस 7वें वीडियो में, जो कि हमारे 9वें पाठ का चल रहा है, आज हम लोग 3D आकृतियों वाले पढ़ रहे हैं। हमने घन घनाभ के बारे में पढ़ा, उस पर 1-2 सवाल भी लगाया। अब हम लोग आज वेलन और शंकु के बारे में पढ़ते हैं। एक वेलन एक शंकु का निर्माण कैसे होता है, उनके आयतन से गणना संबंधित क्या फार्मूला होता है, किस सूत्र से उनके आयतन और क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे। आशा है कि इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, आपको कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखने को मिली होगी। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग सिलेंडर के बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही होगा कि एक सिलेंडर क्या होता है और इसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। एक बेलन बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आपको आपने आयत के बारे में सुना ही होगा। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमने इसमें मान लिया हमारे पास एक आयत है ABCD, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारे ABCD हैं, ABCD, तो ABCD ये आपके आयत हैं। अब एक आयत में चूंकि 2 लंबाई होती है, तो आयत की किसी एक लंबाई को, जैसे आपने इसमें AB दिखा और इसमें आपको BD दिखा, तो किसी एक लंबाई को क्या करोगे, उसके लंबाई को अक्ष मान लो, अर्थात उसकी एक लंबाई के भुजा को स्थिर कर दो। तो हमने क्या किया, जो आपका ये जो AC भुजा था, इस AC भुजा को हमने क्या किया, स्थिर कर दिया। और जब हमने इस AC भुजा को स्थिर कर दिया, मतलब इसको अब कांस्टेंट कर देंगे, इसको अक्ष मान लेंगे, और इस BD भुजा को पकड़ें और इस BD भुजा को पकड़ के ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें। तो सोचिए जो BD भुजा है, ये जो BD आपको दिख रहा है, इस BD इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए ऐसे घूमेगा पूरी तरह से। तो ये एक सर्कल की तरह से पूरी तरह से घूम जाएगा, और यही पूरा आकृति जो हमारा ये इस तरीके से घूमेगा ऐसे, ये देखो ये ऐसे, यही हमारा एक सिलेंडर बना लेगा। तो ये जो पूरा आकृति यहाँ बनेगा वह एक सिलेंडर हो जाएगा, अर्थात एक बेलन का निर्माण हो जाएगा, बेलन कहलाएगा। तो एक बेलन का निर्माण जो होता है, आयत की किसी एक भुजा को अक्ष मान करके उसी के परितः अगर उसे घुमा दिया जाए, तो जो ठोस बनता है, जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है, उसी ठोस आकृति को हम लोग बेलन कहते हैं। बेलन में जिस ठोस को हम स्थिर मानते हैं, जिस अक्ष को निश्चित कर देते हैं लंबाई को, वह रेखा आपका कहलाता है उस शंकु की, उस बेलन की ऊंचाई हो जाती है। इसे हम लोग बेलन का ऊंचाई कहते हैं, और बेलन का ऊंचाई ही बेलन का लंबाई होता है। उसके बाद ये आपने जो इसका चौड़ाई बनाया था, इस चौड़ाई को जब ऐसे घुमा देंगे तो एक तरीके से पूरी तरह से व्यास बना लेगा। तो अगर हम यहाँ पे यम और यन मान लें,
तो ये आपको जो यमडी रेखा दिख रहा है पूरी एक तरह से ये पूरा आधार का, चूँकि बेलन जब बनेगा तो इसका आधार जो बनेगा वो सर्कल के आकार बनेगा, अर्थात वृत्ताकार। अब वृत्त में एक व्यास होता है, तो आप जानते हो केंद्र से जाने वाली रेखा है, तो ये जो एमडी रेखा हो जाएगी इस बेलन का व्यास हो जाएगा, और यहाँ से भी एक आपका ये भी बनेगा। तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखें आप तो एक बेलन में दो आधार होते हैं, मतलब वृत्ताकार जो भाग होता है दो वृत्ताकार भाग होता है, एक तो बेलन के ऊपरी भाग पर होता है और एक तो बेलन के निचले भाग पर होता है। जो बेलन के ऊपरी भाग होता है उसका क्षेत्रफल और जो इसके निचले भाग होता है दोनों क्षेत्रफल लगभग आपका बराबर रहता है, लेकिन हाँ अगर दोनों का त्रिज्या समान रहे तब। अगर दोनों का त्रिज्या समान नहीं है तो उनके आधार का क्षेत्रफल समान नहीं होगा। इस तरीके से एक छेदक का काम करेगा, ध्यान रहे, अभी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो ये रहा, ये आपका जो ऊंचाई इसका आधार का त्रिज्या था, इसका जो चौड़ाई था यह बेलन का त्रिज्या बन जाएगा, जो कि R से आपको दिख रहा है। ये बेलन का त्रिज्या हो गया और ये पूरा बेलन का व्यास हो गया। आप जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब यहाँ से आइए हम लोग जान लेते हैं कि अगर एक बेलन के अगर हमें क्षेत्रफल और आयतन की गणना करना हो तो हम लोग कैसे गणना करेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये आया कहाँ से, आपको ध्यान रहे, ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये जो आपका पाई आर स्क्वायर है हमने यहाँ पर लिखा, ये पाई आर स्क्वायर उस बेलन के आधार के क्षेत्रफल से आता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब अगर किसी भी बेलन का आयतन निकालना है तो आप उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसकी संगत कितनी ऊंचाई है उससे गुणा कर दीजिए, वही आपका बेलन का आयतन प्राप्त होगा। तो बेलन का आयतन इसलिए हम लोग आधार का क्षेत्रफल का स्थान पे हमने, चूँकि आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, चूँकि सिलेंडर के आधार का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब बेलन का वक्रपृष्ठ करते हैं, तो बेलन का वक्रपृष्ठ मतलब ये वाला जो आपको भाग दिखता है ऊपरी वाला आपका पूरा ऊपर इस तरह से, ये वक्रपृष्ठ होता है जिसका फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। अब ये निकाला कैसे आता है, तो बेलन के आधार के परिधि में उसके ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या आ जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ। अब फिर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसके वक्रपृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से आगे आप 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर आप कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसका वक्रपृष्ठ कितना है, दोनों आधार के मतलब इसके आधार क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, आ जाएगा इसका वक्रपृष्ठ। ठीक, तो यहाँ से 2 आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, चूँकि पाई आर स्क्वायर 2 ठो इसलिए हुआ चूँकि नीचे भी आधार क्षेत्रफल है ऊपर भी है, तो दोनों आधार क्षेत्रफल जोड़ लीजिए और इसके वक्रपृष्ठ को जोड़ लीजिए, निकल आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब बचा है आधार का क्षेत्रफल, वो भी किसके आधार का क्षेत्रफल, तो इसने कहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो अभी हमने आपको बताया जो बेलन का आधार होता है वो सर्कलकार होता है, सर्कला मतलब वृत्त के आकार का, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपका जो बेलन का क्षेत्रफल होता है आधार का वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। आपको ध्यान रहे ये पाई आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो हमारा बेलन है इसका आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए आपका ये पाई आर स्क्वायर आया है। तो ये इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर होगा। चलिए ये तो रहा वृत्त के सिलेंडर के बारे में। अगला टॉपिक हम लेते हैं कोन, जो कि हमारा एक शंकु है। शंकु क्या होता है, शंकु का निर्माण कैसे होता है, आइए उसके बारे में सीखते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे। समकोण ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक 90 अंश का कोण हो। तो ये आपको दिख रहा होगा AOC, AOC, AOC। आपको AOC रेखा दिखा, AOC आपको दिख गया। अब AOC में आपको दिख रहा होगा ये जो कोण दिया हुआ है, यहाँ से O वाला कोण 90 अंश है। अब 90 अंश कोण सामने ये आपका हो गया कर्ण, ये आपका जो AC रेखा दिख रहा है कर्ण हो गया, और ये आपका जो AO दिखा लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी जो लंब वाली रेखा होती है आप उसको अक्ष मान लीजिए, और इसके आधार मतलब OC को पकड़िए और इस OC रेखा को ऐसे इस तरीके से घुमा दीजिए। इसको इस वाले इसको पकड़ लीजिए, जिससे कर्ण को पकड़िए और कर्ण को इसके अक्ष मार्ग ऐसे इस तरह से घुमा दीजिए, ऐसे इस तरीके से। तो जब आप यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ध्यान से समझिए कि ऐसे ठोस बनेगा। इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करके एक ठोस का निर्माण होगा। तो ये जो आपने AC पकड़ा, इसका जो ठोस का निर्माण हुआ, ये चारों तरफ से जो घूमा, तो इसी जो ठोस आकृति बनेगा उसी को कहते हैं हम लोग शंकु, उसी को शंकु कहते हैं। और आपको याद रहे कि एक शंकु का निर्माण हमेशा एक समकोण त्रिभुज से ही होता है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाली भुजा को अक्ष मानकर अगर इसको घुमाएं तो जो ठोस बनेगा उसे हम लोग शंकु कहते हैं। शंकु की ये जो कर्ण बन जाती है, ये पूरी तरह से शंकु की तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। यह आपका तिरछा ऊंचाई है जो कि ऊर्ध्व ऊंचाई से हमेशा ज़्यादा होता है। और ये आपका जो दिखा गया है, ये आपको जो दिख रहा है AO, ये शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई है। तो हमेशा इस बात को याद रहे कि जो ऊर्ध्व ऊंचाई होता है वो हमेशा शंकु के तिर्यक ऊंचाई से हमेशा और हमेशा कम ही रहता है, अर्थात तिर्यक ऊंचाई ऊर्ध्व ऊंचाई से हमेशा ज़्यादा रहता है। और उसके बाद ये जो आपको रेखा दिखा OC रेखा, यह OC रेखा इसका त्रिज्या काम करेगा, इसका व्यास हो जाएगा पूरी तरह से आधार वाला। तो B से C तक का दूरी आपका पूरा व्यास हो गया। और व्यास का आधा आप जानते हो D = R = D/2, मतलब जो आपका त्रिज्या होता है वो व्यास वाली रेखा का आधा होता है। जितनी लंबाई व्यास करेगा उसका आधा कर देंगे, तुरंत आपका निकल जाएगा त्रिज्या। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से आपका शंकु हो गया, तो ये आपका तिर्यक ऊंचाई आपका ऊर्ध्व ऊंचाई H हो गया, और इसकी तिर्यक जो ऊंचाई है वो L हो गया। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L हो गया। अब इसके अगर आयतन की गणना करें हम लोग, तो एक शंकु के आयतन की गणना कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। तो एक शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² H होता है, 1/3 πr² H होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ हमारा, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। अब उसके बाद आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप संपूर्ण पृष्ठ जानते हैं, इसके वक्रपृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो इसका वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। किसी का मतलब इसमें आप देखो इसका वक्रपृष्ठ कितना है, आयतन निकाल लीजिए, आधार क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, आपका आ गया। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो L बराबर आपका होता है H² + R²। तो H² + R² का होल स्क्वायर, ये आप करके, मतलब अगर आपको शंकु का ऊर्ध्व ऊंचाई मालूम हो, शंकु के आधार के त्रिज्या मालूम हो, बहुत ही आसानी तरीके से उस आप शंकु के तिर्यक ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने जब निकाला इसका, तो तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया, L बराबर रूट में करणी में H² + R², जहाँ की H आपका ऊर्ध्व ऊंचाई है। अब कभी कभी ऊर्ध्व ऊंचाई भी निकालना पड़ता है, तो H² बराबर कर सकते हैं आप L² - R²। तो H² बराबर L² - R²। अब यहाँ से आप इसको जब घटा लेंगे तो H² बराबर L² - R², मतलब L² में से R² को घटा देंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल लेंगे तो वो आपका H का वैल्यू आ जाएगा।
तो इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे और रहा आपका, ये अर्ध शीर्ष कोण दिया है। तो मान लीजिए अर्ध शीर्ष कोण मतलब हमेशा शीर्ष कोण बनता है, ये मान लीजिए अल्फ़ा है। अगर हम यहाँ से tan अल्फ़ा लें तो आपका हो जाएगा R/H के बराबर होता है। मतलब अगर एक शंकु का त्रिज्या दिया हो और उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई दिया हो तो बहुत ही आसानी तरीके से आप उस शंकु के शीर्ष कोण को निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा बराबर R/H, चूँकि tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे आप शीर्ष कोण लेंगे तो शीर्ष कोण ये इसके शीर्ष पे ही बड़ा कोण स्थित है। तो इस तरीके से आप अगर आपको जैसी जो फार्मूला आवश्यकता हो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए अब ये तो दोनों हमने कंसेप्ट को आपको बता दिया और आशा है आपको समझ में भी आया होगा कुछ। आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेते हैं जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक छोटा सा सवाल हमने लिया है। सवाल ये कह रहा है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रश्न को फिर से, एक शंकु है, शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर और पूछ रहा उसका आयतन बताओ। तो आपको बता दें शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² होता है। तो 1/3 तो लिखेंगे आप। अब ये ध्यान देना, ये जो पाई r² दिया हुआ है ये पाई r² क्या है? तो आप कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृत्त का क्षेत्रफल है तो आप शंकु के आधार को ध्यान से देखिए। अगर शंकु के आकार को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आधार है ये एक सर्कल के आकार का बना, देखो इस तरीके से। तो इसका आधार हो जाएगा 27 और गुणे ऊंचाई। अब इसका ऊंचाई लोगे तो आपको 5 दिया है तो 3 9 27 हो गया, 9 5 45, तो 45 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। तो इस तरीके से कभी भी आपको अगर आधार का क्षेत्रफल दिया है और शंकु का ऊंचाई दिया है तो आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन आपसे कहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है। अब त्रिज्या का मतलब आर का वैल्यू, त्रिज्या आपका आर होता है। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और कहा है उसका ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब h होता है, आप जानते हैं। तो ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कहा है उसका आयतन बताओ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं आयतन मतलब बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r² होता है और पाई का वैल्यू आपको बहुत अच्छे से मालूम है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो यहाँ से पाई आपको दिखा, आपने 22/7 रखा और इसने कहा r², ये देखो r²। तो r का वैल्यू त्रिज्या दिया, त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या 7 है। तो आप इसको लिखेंगे 7 × 7 और गुणे h ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई 10 दिया है। 7 से 7 कट जाएगा। अब 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 और यह आ गया सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1540 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको दिया है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसके आयतन को निकाल सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस बनाइए, अपने कंसेप्ट को बनाइए कि क्या आपको उसमें सवाल में आपको क्या क्या दिया रहे और क्या आपको निकालना है। और कोई भी आयतन या वक्र संपूर्ण पृष्ठ निकालते समय आपको क्या क्या आवश्यकता होती इस बात का ध्यान रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल रहा। इस सवाल में कहा है एक बेलन है और बेलन का व्यास दिया है, मतलब बेलन का जो आधार है इसमें व्यास दे दिया है, तो व्यास को हम डी से लिख लेते हैं। तो व्यास इसने दिया 28 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि अगर व्यास दिया है तो हमें तुरंत त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो व्यास का तुरंत आप आधा कर देंगे, जितना व्यास दिया रहेगा उसका आधा करेंगे, तो 28 का आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आप जानते भी हैं। तो 28 का आधा करेंगे 14 आ गया, और इसका ऊंचाई दिया है 7.5। ध्यान रहे आपको, इसका ऊंचाई दिया 7.5, तो बेलन का जो ऊंचाई होता है वही उसका बेलन का जो लंबाई होता है वही उसका ऊंचाई होता है। तो इसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपसे पूछा इसका आयतन बताओ, तो आयतन बताना है, तो इसका आयतन हो जाएगा, चूँकि बेलन है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू आप फिर से 22/7, आर स्क्वायर दिया है तो आर मतलब जो त्रिज्या दिया उसका स्क्वायर करिए। तो त्रिज्या 14 है तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14। अब यच है मतलब बेलन की ऊंचाई, और यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न में कहा है कि बेलन की ऊंचाई 7.5 है, तो यहाँ से आप 7.5 लिखेंगे। अब 7 दूनी 14 कटा देंगे। अब उसके बाद 14 को इसमें गुणा कर दीजिए, तो आप इसमें गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 और 14 दूना 28 2 30 गुणे, अब 7.5 गुणा 2 में करेंगे तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा ये 15। अब 15 इसमें गुणा करें, 15 × 120, 15 × 120, हाथ से लगा 12, और 15 × 0 12 2, 15 × 3 45 1 46 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक अगला और सवाल रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम आप लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है समान त्रिज्या व समान ऊंचाई, मतलब एक बेलन है और एक शंकु है। यहाँ से इसने कहा ये बेलन रहा, और यहाँ पे इसने कहा एक शंकु है। ये हमने छोटा छोटा फिगर बना दिया। तो इसने कहा है बेलन है और एक शंकु है, दोनों की त्रिज्या समान है, प्रश्न का है, दोनों की ऊंचाई समान है, प्रश्न का है। तो शंकु के आयतन, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात बताओ। तो मतलब एक बेलन और एक शंकु के आयतन का क्या अनुपात होगा जब उनके त्रिज्या ऊंचाई समान हो। तो आप जानते हो बेलन का ऊंचाई क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। तो यहाँ पे आपने त्रिज्या को आर लिया, ऊंचाई को एच लिया। अब यही त्रिज्या और ऊंचाई आपको शंकु का आयतन में लेना है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब दोनों का अनुपात निकाल लो। तो अनुपात निकालते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान इस बात का देना चाहिए कि आपसे क्या पूछा है, उसने कहा है बेलन और शंकु का। तो पहले बेलन लेना है, तो बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद शंकु का कितना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पूरा देखो आपसे कट गया, 3 ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3:1। तो इस तरीके से अगर एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का बेलन लिया जाए और एक शंकु लिया जाए, तो दोनों का हमेशा जो त्रिज्या का अनुपात हो, उनके जो आयतनों का अनुपात होगा हमेशा और हमेशा 3:1 में होगा। जैसे यहीं पे पूछता शंकु के और बेलन का आयतन बताओ, तो 1:3 हो जाता। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये सवाल इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ 2-3 बार क्वेश्चन है। सो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में आपको नई चीज़ सीखी मिलनी होगी। तो चलिए अगले वीडियो में आते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।